हेलो दोस्तों, स्वागत है नॉवल ऑफ वर्ल्ड में। रोशनी कम करो, स्क्रीन पर नज़र जमाए रखो, जहां हर कहानी में छुपा है रोमांच का एक नया राज, हंसी की हल्की सी चिंगारी और जज्बात। तो तैयार हो जाए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा इसी दुनिया में। विक्रांत की यात्रा सूर्योदय। अभिराज और विक्रांत ने आंखें खोलीं। उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि वे कहाँ आ गए हैं। अभिराज, अभी वहां क्या हुआ? वह चकाचौंध कर देने वाली रोशनी कैसी थी? विक्रांत ने पूछा। तभी विक्रांत को कुछ याद आया। वे अभिराज के घर में थे, उसके माता पिता भी वहां थे। वे एक तलवार देव संप्रदाय के आंतरिक शिष्य के साथ कुछ चर्चा कर रहे थे। लेकिन अचानक किसी ने उन पर हमला कर दिया और फिर अभिराज ने उसका हाथ पकड़ा और कहीं से एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी निकली। उसका दिमाग तुरंत घबराहट की स्थिति में चला गया। वह अभिराज के पास आया और उसका कंधा कसकर पकड़ लिया। अभिराज, पिताजी, माँ और दादाजी कहाँ हैं? अभिराज की आंखों में एक आंसू आ गया। उसने विक्रांत को कसकर गले लगाया और धीरे धीरे अपने दादाजी द्वारा बताई गई हर बात का वर्णन किया। जहां तक इस जगह की बात है, मुझे कोई अंदाजा नहीं है। विक्रांत, तुम्हें चोट लगी है, मुझे अपनी प्रतिभा का उपयोग करने का प्रयास करने दो। विक्रांत एक लकड़ी की मूर्ति की तरह खड़ा था। ये सुनकर वह सदमे में था। अभिराज ने जो कहा वह उसके माता पिता और दादाजी लुकास मूल कहानी के अनुसार के लिए संभावित रूप से मौत की सजा थी। उसने सोचा, वह अपनी प्रतिभा जागृत करने के बाद आखिरकार अपने माता पिता के कष्टों को कम कर सकता था, लेकिन वह तो उन पर आपदा ले आया। बेहतर होता अगर उसके पास ये प्रतिभा न होती। अभिराज ने उपचार की प्रतिभा का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे सक्रिय किया, वह जमीन पर गिर पड़ा और लगभग बेहोश हो गया। वह अभी तक एक साधक नहीं बना था और उसके शरीर में अपनी प्रतिभा का उपयोग करने के लिए कोई ऊर्जा नहीं थी। इसलिए जब उसने उपचार की प्रतिभा को सक्रिय किया तो उसके जीवन बल का काफी हिस्सा खत्म हो गया। इसीलिए उसे तुरंत कमजोरी महसूस हुई। जब वह जमीन पर गिरा तो विक्रांत होश में आया। अरे, तुम ठीक हो, अभिराज? अभिराज ने धीरे से उत्तर दिया, मैं ठीक हूँ। चलो पहले पता लगाते हैं कि हम कहाँ हैं। विक्रांत ने अभिराज को जमीन से खींचा और सहारा देकर उसे चलने में मदद की। वे एक गांव जैसी जगह पर थे। अचानक उन्होंने किसी को देखा। नमस्ते महाशय, क्या आप कृपया हमें बता सकते हैं कि यह जगह कहाँ है? विक्रांत ने विनम्रता से पूछा। जब उस आदमी ने दो बच्चों को वहां खड़े देखा और उनमें से एक खराब हालत में था, तो वह तुरंत उनके पास आया। तुम्हारे दोस्त को क्या हुआ, बच्चे? क्या वह ठीक है? विक्रांत उस आदमी की दयालुता देखकर खुश हुआ। वह थोड़ा कमजोर है। क्या आप जानते हैं कि मुझे कोई डॉक्टर कहाँ मिल सकता है? उस आदमी ने एक पल सोचा। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन हमारे गांव में एक रसायन शास्त्री है। शायद वह तुम्हारी मदद कर सके। विक्रांत ने उसे धन्यवाद दिया। क्या आप कृपया हमें दिशाएं बता सकते हैं, महाशय? हम आपके आभारी रहेंगे। जरूर, मैं तुम्हें उसके पास ले चलूंगा। जल्द ही वे उस आदमी के साथ गांव में प्रवेश कर गए। वह उन्हें 5 मिनट तक पैदल ले गया, इससे पहले कि वे गांव में एक जीर्ण शीर्ण घर के पास पहुंचे। साबरो, क्या तुम वहां हो? मेरे पास तुम्हारे लिए मेहमान हैं। एक पल बाद दरवाजा खुला और कुछ गंदे कपड़ों वाला एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। तुम क्यों चिल्ला रहे हो, मूर्ख? और कौन है ये मेहमान? इस बार जो आदमी अभिराज और विक्रांत को गांव में लाया था, वह क्रोधित हो गया। तुम बूढ़े गंदे बदमाश, तुम किसे मूर्ख कह रहे हो? तुम मूर्ख हो, तुम्हारा पूरा परिवार मूर्ख है। मेरा कोई खास परिवार नहीं है, सभी ग्रामीण मेरा परिवार हैं। स्वाभाविक रूप से तुम भी उनमें से एक हो, इसलिए जब मैंने कहा कि तुम मूर्ख हो, तो मैं गलत नहीं था, साबरो ने मुस्कुराते हुए कहा। गरौंड, वह आदमी गुस्से से लाल हो गया, लेकिन बूढ़े आदमी का खंडन नहीं कर सका। इसलिए उसने ठंडी सांस ली। मुझे ये गांव के बाहर मिले। ये बहुत बीमार लग रहा था, इसलिए मैं इन्हें यहाँ लाया हूँ कि तुम इसका इलाज कर सकते हो या नहीं। साबरो अभिराज और विक्रांत को ऐसे देख रहा था जैसे उसे दो बिना तराशे रत्न मिल गए हों। उसकी आंखें चमक रही थीं। गरौंड, तुम इन्हें यहाँ छोड़ सकते हो। मैं इनकी देखभाल करूंगा। गरौंड ने साबरो के अचानक खुश चेहरे को संदेह से देखा, लेकिन फिर भी वह चला गया। उसे बूढ़े आदमी पर भरोसा था, अन्यथा वह उन्हें यहाँ नहीं लाता। गरौंड के जाने के बाद साबरो ने उन दोनों को अपने कमरे के अंदर बुलाया। उसके घर के अंदर सभी प्रकार के अजीबोगरीब उपकरण और एक मजबूत औषधीय गंध थी। साबरो ने एक बिस्तर की ओर इशारा किया और कहा, अपने दोस्त को वहां लिटा दो। मैं कुछ दवा लाता हूँ। विक्रांत अभिराज को बिस्तर तक ले गया और उसे लेटने में मदद की। साबरो दवा लाने के लिए अपने घर के अंदर गया। मुझे माफ करना, अभिराज। तुम्हें मेरी वजह से इस सब दर्द से गुजरना पड़ा। अभिराज उस पल और भी कमजोर हो गया। चिंता मत करो, उसने बड़ी मुश्किल से कहा। थोड़ी देर बाद साबरो अपने हाथ में एक कटोरा लेकर आया। ये सूप का कटोरा अपने दोस्त को पिलाओ, वह ठीक हो जाएगा। विक्रांत ने तुरंत उससे कटोरा लिया और उसे देखा।
ये खून के रंग का लाल था और इसमें एक अजीब औषधीय सुगंध थी। ये सुनिश्चित करने के लिए कि यह सुरक्षित है, विक्रांत ने इसमें से एक घूंट लिया। स्वाद अच्छा था, लेकिन उसने थोड़ी देर इंतजार किया कि कहीं कोई दुष्प्रभाव ना हो। सब कुछ ठीक होने का आश्वासन मिलने के बाद उसने आखिरकार अभिराज को सूंप दिया। ऐसा करते हुए उसे थोड़ा अपराध बोध हुआ। ये स्पष्ट था कि उसे साबरों पर संदेह था। अभिराज ने कटोरा खत्म किया और सो गया। विक्रांत ने साबरों को देखा। धन्यवाद महाशय, और मुझे पहले आप पर शक करने के लिए माफ करना। इस पूरे समय साबरों ने बात नहीं की। वह मुस्कुराते हुए दोनों को देख रहा था। चिंता मत करो बच्चे, चलो बात करते हैं। मुझे अपने बारे में बताओ। विक्रांत आराम से बैठ गया। मैं विक्रांत हूँ और यह मेरा भाई अभिराज है। हम अपने दुश्मन से भागकर एक दूर देश से आए हैं। मैं बस इतना ही बता सकता हूँ। विक्रांत ने बात करना बंद कर दिया। साबरों ने तब कहा, ठीक है, चलो व्यापार की बात करते हैं, क्या हम करें? विक्रांत ने कुछ भ्रम के साथ साबरों को देखा। कैसा व्यापार? मैं देख सकता हूँ कि तुम दोनों में साधना खेती की प्रतिभा है। क्या तुम यहाँ रहना चाहोगे? मैं तुम्हें भोजन और आश्रय दे सकता हूँ और यह भी सिखा सकता हूँ कि साधना कैसे करें। बदले में, जब तुम थोड़े मजबूत हो जाओगे, तो तुम पहाड़ से जड़ी बूटियां इकट्ठा करने और ग्रामीणों के लिए भोजन का शिकार करने में मेरी मदद करोगे। सौदा मंजूर है। विक्रांत ये जानकर चौंक नहीं गया कि यह आदमी बता सकता है कि उनमें प्रतिभा है। ये करना कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन शायद उसे यह नहीं पता था कि उनकी प्रतिभा क्या थी या उनका स्तर क्या था। थोड़ा सोचने के बाद उसने जवाब दिया, मुझे अभिराज से इस पर चर्चा करनी होगी। उसके जागने के बाद मैं आपको बताऊंगा। तब तक रात हो चुकी थी, इसलिए साबरों कमरे से चला गया। विक्रांत भी इस सब परेशानी के बाद थक गया था, इसलिए जैसे ही वह लेटा, अभिराज के बगल में सो गया। अगले दिन विक्रांत उठा और देखा कि अभिराज उसके बगल में नहीं है। वह घबरा गया और तुरंत बिस्तर से कूद पड़ा। वह अभिराज को खोजने लगा। कमरे से बाहर आने के बाद उसने अभिराज को साबरों से बात करते देखा और वे दोनों एक साथ भोजन कर रहे थे। विक्रांत ने राहत की सांस ली। अभिराज ने दरवाजे की ओर देखा। विक्रांत, आओ और हमसे जुड़ो। भोजन की मेज पर साबरों ने फिर से अपनी शर्तें रखीं। इस बार अभिराज ने बातचीत का नेतृत्व किया। हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन तभी जब हम सुरक्षित महसूस करेंगे। हम अपनी जान को आपके या किसी और के लिए जोखिम में नहीं डालेंगे, और आप हमें आदेश नहीं देंगे। अगर आप इससे सहमत हैं, तो ये सौदा है। साबरों मुस्कुराया, सौदा मंजूर है। अभिराज ने सिर हिलाया। विक्रांत ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब अभिराज बातचीत का नेतृत्व कर रहा था, तो वह आंखें और कान बंद करके भी उस पर भरोसा कर सकता था। भोजन के बाद साबरों खड़ा हो गया। मेरे पीछे आओ, मैं आज से तुम्हें साधना सिखाने जा रहा हूँ। अभिराज और विक्रांत उसके पीछे चलने लगे। जल्द ही वे साबरों के बेडरूम में पहुंचे। साबरों ने अपने कपड़ों में से कुछ निकाला। यह एक जानवर की खाल थी। यह एक साधना तकनीक है जो मुझे गहरे पहाड़ में मिली। मेरे पास लाल स्तर की रसायन शास्त्री की प्रतिभा है, लेकिन इसके साथ मैं एक रसायन शास्त्री होने के बावजूद पहाड़ में राक्षसों से लड़ने के लिए काफी शक्तिशाली बन गया। सामग्री याद करने के बाद इसे मुझे वापस दे देना। अभिराज ने खाल ली और उस पर लिखे लेख को देखा। वह बता सकता था कि यह एक अधूरा संस्करण था क्योंकि निचला हिस्सा गायब था। उसने पूरा लेख पढ़ा और तुरंत उसे याद कर लिया। आखिर वह अभिराज था। ठीक है विक्रांत, इसे देखो। उसने खाल विक्रांत को सौंप दी। क्या तुम्हें और पढ़ने की जरूरत नहीं है? मैं इंतजार कर सकता हूँ। जरूरत नहीं है, मुझे ये पहले ही याद हो गया है। अब तुम इसे पढ़ो। विक्रांत ने कुछ भी अजीब नहीं सोचा। अभिराज हमेशा से कोई ऐसा व्यक्ति था जिसकी वह प्रशंसा करता था, इसलिए उसने अभिराज की बात पर विश्वास किया। लेकिन साबरों सदमे में था। वह जानता था कि सामग्री कितनी कठिन थी। उसे उस ताड़पत्र पर सब कुछ याद करने में 5 दिन लगे थे, लेकिन इस लड़के ने मुश्किल से इसे देखा और पहले ही याद कर लिया। क्या ये दोनों प्रतिभाशाली हैं? क्या यही कारण है कि उन पर हमला हुआ? साबरों ने खुद से सोचा। अभिराज और विक्रांत उसके कमरे से चले गए। विक्रांत इसे याद करने के लिए अपने कमरे में गया। दूसरी ओर अभिराज निर्देशों का पालन करने के लिए पालथी मारकर बैठ गया। हालांकि उसने अपनी सिस्टम खो दी थी, उसने अपनी अनंत समझ नहीं खोई थी। यह उसकी अपनी प्रतिभा थी, न कि सिस्टम की। वह अब पैनल में प्रतिभा को नहीं देख सकता था, लेकिन वह अभी भी वहां थी। तो जैसे ही वह साधना करने के लिए बैठा, तकनीक की पूरी सामग्री बदलने लगी। ये और अधिक गहन और जटिल होती जा रही थी। ये कुछ ऐसा बन गया जो केवल अभिराज के लिए उपयुक्त था। अधूरा संस्करण भी पूरा हो गया। हालांकि अभिराज उस दुनिया में पला बड़ा था जहां लोग नश्वर के रूप में पैदा होते थे, लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं था। वह चौथे आयाम में पैदा हुआ था, जहां हर किसी की जीवन अवधि 100 मिलियन वर्ष थी। उसके शरीर की संरचना पहले से अलग थी। उसने एक गहरी सांस ली। तुरंत एक अजीब ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर गई। उसकी सभी कोशिकाएं फिर से जीवंत होने लगीं।
उसकी मांसपेशियां मजबूत होने लगीं। ये तकनीक काम कर रही थी। साबरो ने जो तकनीक उसे दी थी वह वास्तव में एक शरीर साधना तकनीक थी, न कि प्रतिभा संबंधित तकनीक। इसीलिए इसे कोई भी साध सकता था। अभिराज द्वारा संशोधित किए जाने के बाद यह अब विशेष रूप से उसके लिए एक आदिम ग्रेड शरीर शोधन तकनीक बन गई। जब उसने तकनीक के 10 चक्र पूरे किए तो उसे लगा कि वह एक शिलाखंड को नष्ट कर सकता है। लेकिन तभी उसने अपने पीछे कदमों की आहट सुनी। अभिराज, इस डायरी पर भी एक नजर डालो। ये भी मुझे पहाड़ में मिली। इसमें तकनीक के बारे में जानकारी है। साबरो उस पुस्तिका के बारे में लगभग भूल चुका था, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि अभिराज एक प्रतिभाशाली है तो उसे याद आया। अभिराज ने आंखें खोली, साबरो से पुस्तिका ली और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। साबरो किताब देने के बाद चला गया। उसे अपना काम करना था। इस तकनीक को दिव्य पराक्रम कहा जाता था। इसके 3 भाग थे। यदि कोई पहला भाग पूरा कर लेता है तो उसके पास एक प्राचीन अजगर की ताकत हो सकती है। उसके बाद दूसरे भाग को शुरू करने के लिए विशेष खजानों की आवश्यकता होगी। वहां 10 खजानों के नाम सूचीबद्ध थे। यदि कोई दूसरा भाग पूरा कर सकता है तो उसके पास एक दिव्य अजगर की शक्ति हो सकती है। और तीसरे भाग के लिए किसी को 100 खजानों की आवश्यकता होगी। मालिक को भी खजानों के सभी नाम नहीं पता थे। यदि कोई तीसरा स्तर पूरा कर सकता है तो उसके पास एक पैतृक अजगर की शक्ति होगी। तब वहां एक शक्ति स्तर की तुलना लिखी थी। एक पैतृक अजगर इक्वल्स 100 अरब 9 पंजों वाले अजगर। एक 9 पंजों वाला अजगर इक्वल्स 100 मिलियन 8 पंजों वाले अजगर। एक 8 पंजों वाला अजगर इक्वल्स 100 मिलियन 7 पंजों वाले अजगर। एक 7 पंजों वाला अजगर इक्वल्स 100 मिलियन 6 पंजों वाले अजगर। एक 6 पंजों वाला अजगर इक्वल्स 100 मिलियन 5 पंजों वाले अजगर। एक 5 पंजों वाला अजगर इक्वल्स 100 मिलियन दिव्य अजगर। एक दिव्य अजगर इक्वल्स 100 मिलियन प्राचीन अजगर। एक प्राचीन अजगर इक्वल्स 1 मिलियन काले अजगर। एक काला अजगर इक्वल्स 1 मिलियन मैमथ। एक मैमथ इक्वल्स 500 बाघ। एक जबरदस्त शक्ति का पैमाना। मालिक भी केवल दिव्य अजगर स्तर तक ही पहुंच पाया था, उससे आगे नहीं। ये तकनीक उन लोगों के लिए बनाई गई थी जिनमें अपनी सहज प्रतिभाओं का उपयोग करके अकेले शक्तिशाली बनने की प्रतिभा नहीं थी। लेकिन ये तकनीक उनके शरीर को एक आयाम मास्टर के रूप में शक्तिशाली बना सकती थी। अब अभिराज ने तकनीक के अपने संस्करण को देखा। इसे अनंत पराक्रम कहा जाता था। इसमें शक्ति प्रणाली का विवरण भी था, लेकिन इसका केवल एक ही स्तर था। कोई सीमा नहीं थी। वह जितना चाहे उतना शक्तिशाली बन सकता था। हर 10 चक्र उसे एक मैमथ की शक्ति देंगे। ये तय था, कोई सीमा नहीं। अभिराज ने ठंडी सांस ली। मुझे लगता है कि मैं उस व्यक्ति का पुनर्जन्म हूं जिसे मैं हमेशा अपने सपने में देखता हूं। क्योंकि अन्यथा इसका कोई मतलब नहीं बनता। वह 50 सेकंड में 10 चक्र पूरे कर सकता था। वह पहले ही 10 चक्र पूरे कर चुका था। इसका मतलब है कि उसके शरीर में वर्तमान में एक मैमथ की शक्ति थी। लेकिन शक्तिशाली बनने की इच्छा लत लगाने वाली थी। अभिराज ये भी समझ गया था कि जब उनके पास कोई पृष्ठभूमि नहीं होती है तो अपनी शक्ति को छिपाना कितना महत्वपूर्ण है। उसे याद आया कि उसके दादाजी एक जुगी बस्ती में छिपे हुए थे, लेकिन फिर भी उनमें अपार शक्ति थी। कम से कम अभिराज का यही मानना था, क्योंकि उसके दादाजी उससे टेलीपैथिक रूप से बात कर सकते थे और उस आदमी का सामना कर सकते थे जिसने उनके घर को धूल में मिला दिया था। दादाजी, पिताजी, माँ, मुझे उम्मीद है कि आप सब जीवित हैं। अगर आप नहीं हैं, तो मैं उस कमीने को खोजने के लिए पूरी दुनिया को शुद्ध कर दूंगा। मैं वादा करता हूँ। अभिराज की आंखें गुस्से से जल रही थीं। उसने अपना प्रशिक्षण जारी रखा, लेकिन 100 चक्रों के बाद वह मानसिक रूप से थक गया। उसे कुछ ताजी हवा चाहिए थी, नहीं तो वह अपना ध्यान खो देता। अभिराज खड़ा हुआ और आगे देखा। वह अपनी नई पाई गई शक्ति का परीक्षण करना चाहता था, लेकिन उसे तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि वह पहाड़ पर न चला जाए। वह जानता था कि विक्रांत में तलवार संत की प्रतिभा है, इसलिए उसे अपनी शक्ति का अभ्यास करने के लिए एक अच्छी तलवार की आवश्यकता होगी। इसके अलावा तकनीक का कच्चा संस्करण साधना करने में कठिन और अधूरा था। अभिराज को पैसे कमाने का एक तरीका खोजना चाहिए ताकि वह विक्रांत के लिए एक तलवार और तलवार से संबंधित साधना तकनीक खरीद सके। विक्रांत उस तकनीक से चमक पाएगा। अभिराज घर के बाहर गया। उसे इस जगह के बारे में जानकारी चाहिए थी। वह जानना चाहता था कि वे कहाँ थे और काफी शक्तिशाली होने के बाद घर लौटने की योजना बनाए। बाहर कदम रखने के बाद वह चलने लगा। सुबह के समय गांव जीवंत था। वह भोजन की दुकानों को देखने के लिए बाजार गया। वह लोगों से बात करना चाहता था ताकि यह जान सके कि वह पैसे कैसे कमा सकता है। लेकिन जैसे ही उसने बाजार में प्रवेश किया, किसी ने पीछे से धीरे से उसका कंधा पकड़ा। उसने पीछे देखा और एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को वहां खड़ा पाया। अरे बच्चे, अब तुम कैसे हो? और तुम्हारा भाई कहाँ है? विक्रांत ने पहले ही उसे इस आदमी के बारे में बता दिया था जिसने उनकी मदद की थी।
हालांकि अभिराज ने उसे पहले नहीं देखा था क्योंकि वह अर्ध बेहोश स्थिति में था। वह अनुमान लगा सकता था कि यह व्यक्ति वही था जिसने उनकी मदद की थी। अभिराज थोड़ा मुस्कुराया। धन्यवाद, मैं अब ठीक हूँ और मेरा भाई भी ठीक कर रहा है। वह अभी साबरों के घर में है। गरौन ने राहत की सांस ली। ये सुनकर अच्छा लगा, लेकिन कल तुम बहुत कमजोर लग रहे थे। क्या तुम्हें और आराम करने के बजाय यहाँ सड़क पर चलना चाहिए? क्या तुम वाकई ठीक हो? अभिराज ये सुनकर हैरान हुआ। यह आदमी वास्तव में बहुत दयालु था। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, सर। मैं अब ठीक हूँ। हम एक दूर देश से आए हैं। यहाँ हमारा कोई दोस्त या परिवार नहीं है। इसलिए अगर हम यहाँ रहना चाहते हैं तो हमें पैसे की जरूरत होगी। इसलिए मैं ये पता लगाने आया हूँ कि पैसे कमाने के कोई तरीके हैं या नहीं। गरौन ने अभिराज को बहुत ध्यान से सुना। सोच कर देखो, मुझे अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पता। मैं गरौन हूँ। अभिराज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं अभिराज हूँ और मेरा भाई विक्रांत है। आपसे मिलकर अच्छा लगा, गरौन जी। ठीक है, अभिराज, मेरे साथ आओ। मुझे देखने दो कि क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ काम का प्रबंध कर सकता हूँ। गरौन आगे चलने लगा और अभिराज उसके पीछे चला। वे एक झील के पास पहुंचे। बाजार व्यस्त है, इसलिए हम वहां ठीक से बात नहीं कर सकते थे। हमारा गांव बहुत छोटा है, इसलिए हमारे आसपास घूमने वाला पैसा भी कम है। हम अपने खेतों में बुनियादी भोजन उगा सकते हैं, और जहां तक मांस और मछली की बात है, ये झील हमें पर्याप्त मछली प्रदान करती है। हमारे पास एक शिकारी दस्ता भी है जो हर 10 दिन में एक बार शिकार करने के लिए पहाड़ पर जाता है। शिकारी दल गांव में सबसे ज्यादा कमाता है क्योंकि वे अपनी जान जोखिम में डालते हैं। फिर साबरो है, वह हमारे गांव का डॉक्टर है और दूसरा सबसे ज्यादा कमाता है। तुम साबरो के साथ काम कर सकते हो और उसकी रसायन विद्या सीखने की कोशिश कर सकते हो, अगर वह तुम्हें सिखाने के लिए तैयार हो। और अगर तुम हमारे साथ लंबे समय तक रहते हो, तो थोड़ा मजबूत होने के बाद तुम शिकारी दल में शामिल हो सकते हो। गरौन ने अपनी बात खत्म की। अभिराज ने ध्यान से सुना। तो कस्बों और बड़े शहरों का क्या? क्या पास में कोई है? हाँ, यहाँ से 80 किलोमीटर दूर एक कस्बा है। मैंने सोचा था कि तुम लोग कस्बे से आए होगे, लेकिन सड़क सुरक्षित नहीं है। हमारे ग्रामीण अपने उत्पादों को बेचने के लिए महीने में एक बार कस्बे में जाते हैं। हमें उस यात्रा पर अपने सबसे मजबूत लोगों को भेजना होगा क्योंकि वहाँ राक्षस हैं। इसके अलावा डाकू भी हैं। इसलिए अगर तुम कस्बे में जाना चाहते हो तो तुम्हें इंतजार करना चाहिए। हमारा गांव कुछ दिनों में वहां जा रहा है। उसके शब्दों को सुनकर अभिराज को राहत मिली। वे किसी ईश्वर परित्यक्त जगह पर नहीं थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, गरौन ने कहा। अगर तुम्हें तुरंत कुछ पैसे चाहिए तो तुम यहाँ मछली पकड़ सकते हो। ये सुरक्षित है और हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो मछली खाना पसंद करते हैं। झील बहुत बड़ी है, जैसा कि तुम देख सकते हो। मुझे नहीं पता कि क्या हमने अभी तक यहाँ की सभी प्रजातियों की खोज की है। शुभकामनाएं। अभिराज ने सिर हिलाया और साबरों के घर की ओर चला गया। वह अपने सभी विकल्पों के बारे में सोच रहा था। अब उसके पास 10 मैमथ की शक्ति थी, जो एक जबरदस्त ताकत थी। उसे यकीन था कि वह पहाड़ों में राक्षसों का आसानी से शिकार कर सकता है। लेकिन फिर क्या? वह उन्हें कहाँ बेचेगा? गांव में? वे सोचेंगे कि वह इतना छोटा होने पर शिकार करने में सक्षम होने के कारण एक राक्षस है। उसकी वजह से विक्रांत को कष्ट हो सकता है। इसलिए उसका एकमात्र विकल्प मछली पकड़ना और यह पता लगाना था कि गांव और कस्बे में किन मछलियों का बाजार मूल्य सबसे अधिक है। फिर वह पानी में जाएगा और केवल उन मछलियों को पकड़ेगा। मुझे यकीन है कि तलवारें और तलवार की तकनीकें बहुत महंगी हैं। अगर मैं विक्रांत को किसी संप्रदाय में भर्ती करा सकता हूं, तो वह वहां तेजी से बढ़ेगा। और दिव्य पराक्रम तकनीक को भी साधना के लिए विभिन्न प्रकार के खजानों की आवश्यकता होती है। मुझे यकीन है कि हमें वे सब यहाँ नहीं मिलेंगे। अभिराज चलते हुए सोच रहा था। सोच कर देखो, ग्रामीण बहुत अच्छे थे। क्या वे हमेशा बाहरी लोगों के प्रति अच्छे होते हैं, या ये सिर्फ हम हैं? उसके दिमाग में कई सवाल थे, लेकिन उसे कोई जल्दी नहीं थी। उसने साबरों के साथ सौदा किया था कि वह पहाड़ से जड़ी बूटियां लाएगा, इसलिए वह वही करेगा। और वह विक्रांत को एक संप्रदाय में भेजेगा। वह साबरों के घर पहुंचा और सीधे उसे ढूंढने चला गया। अरे साबरो, क्या तुम किसी संप्रदाय को जानते हो? साबरो कुछ जड़ी बूटियां पीस रहा था। तुम क्यों पूछ रहे हो? मैं सोच रहा था कि मुझे विक्रांत को एक संप्रदाय में भेजना चाहिए। उसमें तलवार की प्रतिभा है। वह तलवार की तकनीक से तेजी से बढ़ेगा। इसके अलावा दिव्य पराक्रम तकनीक के लिए कई खजानों की आवश्यकता होती है, और मुझे यकीन है कि वे सभी यहाँ उपलब्ध नहीं हैं। साबरो ने आखिरकार अपना ग्राइंडर नीचे रखा और अभिराज को देखा। तुम अपनी उम्र के हिसाब से बहुत समझदार हो, बच्चे। उस तकनीक की साधना करना वास्तव में बहुत कठिन है। मेरे पास भी केवल 20 बाग स्तर की ताकत है। जहां तक संप्रदायों के बारे में तुम्हारे सवाल की बात है, मैं एक को जानता हूं। यह हराना शहर में स्थित है, लेकिन वहां प्रवेश पाना आसान नहीं है। फिर भी
जैसा कि तुमने कहा, अगर विक्रांत में नारंगी स्तर से ऊपर की तलवार की प्रतिभा है तो उसे आसानी से प्रवेश मिल जाएगा। क्या तुम उसे अभी या बाद में वहां ले जाना चाहते हो? अभिराज ये जानकर खुश हुआ कि पास में एक संप्रदाय था। मैं उसे 1 या 2 महीने में वहां ले जाऊंगा। बड़े शहर में कदम रखने से पहले उसे थोड़ा मजबूत हो जाना चाहिए। वहां हमेशा अवांछित खतरे होते हैं। वैसे मैं आज गरौन से मिला। उसने कहा कि मैं पैसे के लिए झील में मछली पकड़ सकता हूं। क्या आप जानते हैं कि बाजार में मछली की किस प्रजाति का मूल्य सबसे अधिक है? साबरो ने एक पल सोचा। बच्चे, तुम अपनी उम्र के हिसाब से असामान्य रूप से परिपक्व हो। और हाँ, मेरे पास झील की मछलियों के बारे में एक किताब है। हमारे गांव के पूर्वजों ने इसे बनाया था। जब भी उन्हें कोई नई प्रजाति मिलती थी, वे उसके बारे में जानकारी किताब में जोड़ते थे। यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए लाता हूँ। साबरो खड़ा हुआ और उसके लिए किताब लाया। थोड़ी देर बाद अभिराज उसे लेकर चला गया। साबरो ने आह भरी। मुझे नहीं पता कि तुम दोनों में से किसका भाग्य गुरु की विरासत से जुड़ा है। यदि तुम में से कोई भी तकनीक के पहले भाग को पूरी तरह से साध सकता है, तो तुम्हें तकनीक का बाकी हिस्सा और दूसरे भाग के लगभग शिखर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त खजाने मिलेंगे। तुम दिव्य महल के महल मास्टर भी बन जाओगे। मुझे उम्मीद है कि मेरा इंतजार आखिरकार खत्म होगा। अभिराज के पास अभी अपनी मानसिक शक्ति नहीं थी, वरना वह देखता कि साबरो 9वें दर्जे का अस्तित्व था। अभिराज ने किताब पढ़ना शुरू कर दिया। इसमें लगभग 104 प्रजातियां दर्ज थीं, और उसने कुछ ही क्षणों में तस्वीरों के साथ पूरी किताब याद कर ली। उसने बाद में बाहर जाकर मछली पकड़ने की योजना बनाई, लेकिन उसके मन में एक और विचार आया। उसमें उपचार की प्रतिभा थी। वह उस क्षमता का उपयोग करके एक डॉक्टर बन सकता था, और उसे यकीन था कि यह उसे मछली पकड़ने से कहीं अधिक पैसा कमाएगा। हालांकि उसे अपनी प्रतिभा की पूरी सीमा या वह कितनी बीमारी ठीक कर सकता है, यह नहीं पता था। उसे इसका परीक्षण करने की आवश्यकता थी। उसके शरीर में अभी पर्याप्त ऊर्जा थी। अभिराज के पास अब कई चीजें थीं। चलो एक बार में एक कदम उठाते हैं। सबसे पहले, मुझे इतना मजबूत बनने की जरूरत है ताकि मैं यहाँ सुरक्षित रह सकूं। फिर मैं इस जगह के बारे में जानकारी खोजने के लिए बाहर जाऊंगा। क्या ये वास्तव में मेरा नियत स्थान है? तो फिर मेरा भाग्य क्या है? किताब खत्म करने के बाद उसने जाना कि 5 प्रजातियां थीं जिन्हें अति दुर्लभ कहा जा सकता था। वे सबसे स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन थे। उन्हें राक्षस के मांस से भी अधिक पसंद किया जाता था। अभिराज का लक्ष्य उन दुर्लभ मछलियों में से कुछ को पकड़ना और उन्हें गांव में बेचना था। और अगर वह भाग्यशाली रहा, तो शायद उसे कुछ अज्ञात प्रजातियां मिल सकती थीं, जिन्हें वह कस्बे को बेचता। योजना बनाने के बाद उसने तुरंत अपना साधना सत्र शुरू कर दिया। और 100 चक्र बीत चुके थे और अब उसे आराम करने की जरूरत थी। ये सत्र पूरा होने के साथ अब उसमें 20 मैमथ स्तर की शक्ति थी। अभिराज ने उस कमरे की ओर देखा जहां विक्रांत तकनीक को याद कर रहा था। वह 2 घंटे से अंदर था और उसने अभी तक दरवाजा नहीं खोला था। अभिराज जानता था कि उसे कुछ समय चाहिए, इसलिए वह अकेले मछली पकड़ने चला गया। झील पर आने के बाद वह एक कोने में गया जहां कोई नहीं था। फिर वह पानी में कूद गया। उसके शरीर में शक्ति के साथ उसके आंतरिक अंग अब अति शक्तिशाली थे। उसके फेफड़ों में कम से कम 24 घंटे या उससे अधिक समय तक अपनी सांस रोक रखने की क्षमता थी। अभिराज और गहराई तक गोता लगाने लगा, और वह ये देखकर हैरान हुआ कि झील कितनी गहरी थी। ये लगभग 5 से 6 किलोमीटर गहरी थी। उसने कई प्रकार की मछलियां देखीं और वह उन सभी को जानता था। लेकिन वहां कोई अज्ञात प्रजाति या दुर्लभ प्रजाति नहीं थी, इसलिए वह उन्हें ढूंढता रहा। अभिराज के मन में एक और लक्ष्य था, और वह था खजाना ढूंढना। यहाँ खजाना मिलने की बहुत बड़ी संभावना थी। झील के नीचे की मिट्टी पर पहुंचने के बाद वह चलने लगा। पानी का दबाव उसके लिए वहां चलने के लिए बिल्कुल सही था। और मिट्टी चलने के लिए एकदम सही थी। ये रेतीली थी, मिट्टी वाली नहीं। झील का गहरा क्षेत्र बहुत सुंदर लग रहा था। वहां हजारों मछलियां थीं। कुछ अन्य जानवर भी थे। थोड़ी देर देखने के बाद अचानक उसने एक झाड़ी से एक मंद रोशनी आती देखी। अभिराज तुरंत दिलचस्पी लेने लगा। पानी के नीचे रोशनी आम नहीं थी। कुछ खास होना चाहिए था। अभिराज धीरे धीरे वहां गया और झाड़ी में देखा। मिट्टी के नीचे कुछ था जो धीरे से चमक रहा था। उसने मिट्टी हटाई और चीज को बाहर निकाला। यह एक अंगूठी थी। अंगूठी एक अजगर के सिर के साथ शाही लग रही थी। अभिराज को अंगूठी देखते ही पसंद आ गई और उसने ये देखने के लिए अपनी उंगली पर डाल ली कि वह इसे पहन सकता है या नहीं। लेकिन जिस पल उसने इसे अपनी मध्यमा उंगली पर डाला, अंगूठी का आकार सिकुड़ गया और उसकी उंगली पर पूरी तरह से फिट हो गया। अभिराज के दादाजी ने उसे बताया था कि दुनिया में ऐसी अंगूठियां होती हैं जिनके अंदर एक विशाल जगह होती है। क्या यह एक अंतरिक्ष अंगूठी हो सकती है? अभिराज ने अंगूठी में अपनी ऊर्जा प्रवाहित करने की कोशिश की और तुरंत उसका दिमाग इससे जुड़ गया। ये वास्तव में एक अंतरिक्ष अंगूठी थी, और इससे भी महत्वपूर्ण बात, जगह बहुत बड़ी थी, एक फुटबॉल मैदान की तरह, और यह खाली नहीं थी।
इसके अंदर सोने के सिक्कों के पहाड़ थे और केवल सोने के सिक्के और कुछ नहीं। अभिराज उस पल इतना खुश हुआ कि वह मछली पकड़ना भूल गया। जैसे ही वह झील से बाहर आने वाला था, उसे याद आया कि वह गांव में सोना इस्तेमाल नहीं कर सकता। ग्रामीण गरीब थे और वह रूपांतरण दर जानता था। एक सोने का सिक्का इक्वल्स 100 चांदी के सिक्के, एक चांदी का सिक्का इक्वल्स 1000 तांबे के सिक्के, और एक तांबे के सिक्के को बहुत सारे मांस के साथ 2 भोजन के बदले बदला जा सकता था। इसलिए सोने का सिक्का निकालना अभी उसके लिए समस्या पैदा कर सकता था। फिर उसने फिर से मछलियों को ढूंढना शुरू कर दिया। इस बार उसे ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा और 2 दुर्लभ मछलियां मिलीं। तुरंत उसने थैला निकाला और धीरे धीरे मछली के पास गया और एक छलांग के साथ उसने उन दोनों को अपने थैले में पकड़ लिया। वह उनकी कीमत जानता था, 100 तांबे के सिक्के प्रत्येक। यह एक अच्छा लाभ था। अभिराज झील से बाहर आया और उन्हें बाजार ले गया। जैसे ही उसने अपने थैले से 2 मछलियां निकाली, लोग उन पर पागल हो गए। वाह, एक साथ 2 नीली मीन! ये छोटा लड़का इतना भाग्यशाली कैसे हो सकता है? हमने उन्हें आखिरी बार 10 साल पहले देखा था। अभिराज ने अपनी गणना में गलती की थी। उसने किताब में जो कीमत देखी थी, वह पहले की थी, जब ये प्रजाति दुर्लभ थी, लेकिन फिर भी कुछ दिनों के भीतर मिल सकती थी। लेकिन अभी, वे अति दुर्लभ हो गए थे और उनकी कीमत आसमान छू रही थी। बच्चे, मैं तुम्हें 500 तांबे के सिक्के दूंगा। मुझे वे दोनों बेच दो, एक आदमी ने पेशकश की। हम, केवल 500, कुछ शर्म करो, क्या तुम? बच्चे, इसके बजाय मुझे बेच दो। मैं तुम्हें 1000 दूंगा, दूसरे ने आवाज दी। लेकिन जल्द ही, और लोग इस मजे में शामिल हो रहे थे। ये जल्दी ही एक नीलामी बन गई। अभिराज को मजा आ रहा था। उसने नहीं सोचा था कि इसकी इतनी ऊंची कीमत मिलेगी। आखिर में, किसी ने उन्हें 10,000 तांबे के सिक्कों में खरीदा और उसे 10 चांदी के सिक्के दिए। यह उसके लिए एक बहुत बड़ा लाभ था। अभिराज विक्रांत के लिए कुछ औषधीय जड़ी बूटियां खरीदने के लिए बाजार गया। उसे अपनी साधना यात्रा शुरू करने के लिए उनकी आवश्यकता होगी। जड़ी बूटियां शुरुआत में बहुत दुर्लभ नहीं थीं और गांव के बाजार में भी मिल सकती थीं। उसने आवश्यक जड़ी बूटियां खरीदने के लिए 1 चांदी का सिक्का और लोहार की दुकान से लोहे की तलवार खरीदने के लिए 3 चांदी के सिक्के का इस्तेमाल किया। बच्चे, क्या तुम तलवार की तकनीक खरीदना चाहते हो? अचानक, अभिराज ने बगल से एक आवाज सुनी। उसने आवाज की ओर देखा और पाया कि वह एक जवान आदमी था। यहाँ आओ, मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। मुझे ये तकनीक पहाड़ में गहरी मिली, एक चट्टान के नीचे दबी हुई। मेरे पास तलवारों के लिए कोई योग्यता नहीं है, इसलिए मैं इसे तुम्हें बेच रहा हूँ। मैं बता सकता हूँ कि तुम में वास्तविक क्षमता है। तुम्हारे लिए, बस 10 चांदी के सिक्के। अभिराज खुद को अम्यूज्ड होने से नहीं रोक सका। ये गुंडा बाजार से उसका पीछा कर रहा होगा और उसे ठगने की कोशिश कर रहा था। मुझे किसी तकनीक की जरूरत नहीं है। धन्यवाद, उसने विनम्रता से मना कर दिया। युवक थोड़ा हताश हो गया। उसने सोचा था कि उसने बच्चे को अच्छे के लिए पा लिया है। जल्दबाजी मत करो, 5 चांदी के सिक्के, मैं इससे कम नहीं जा सकता। इसके बारे में सोचो, बच्चे, तुम्हारा जीवन इस छोटे से पैसे से बदल सकता है। कौन जानता है, हो सकता है कि एक दिन तुम इस देश में एक प्रसिद्ध तलवार मास्टर बन जाओ। उसने मुस्कुराते हुए कहा। अभिराज मुस्कुराया, 1 तांबे का सिक्का। ले लो या मेरा समय बर्बाद मत करो। उसने लोहार की दुकान में 1 चांदी के सिक्के को 1000 तांबे के सिक्कों में बदल दिया था, इसलिए उसके पास छुट्टा था। बच्चे, तुम अपनी उम्र के लिए बहुत शातिर हो। तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो? तुम्हारे पास इतना पैसा है और तुम मुझे इस जीवन बदलने वाली तलवार तकनीक के लिए 1 चांदी का सिक्का भी नहीं दोगे। ठीक है, 2 तांबे के सिक्के। मुझे तकनीक दो और जाओ, अच्छा भोजन करो। अभिराज ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। उसने आदमी के हाथ में 2 सिक्के रखे और तकनीक लेकर दूर चलने लगा। आदमी ने उसे पहले तकनीक दिखाई थी। उसे अंतर्ज्ञान था कि यह एक वास्तविक तलवार तकनीक थी। क्या आप चाहते हैं कि मैं अभिराज की यात्रा को जारी रखूं? ये थी आज की कहानी नॉवल ऑफ वर्ल्ड से। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।